नमस्कार फ्रेंड्स। बात करते हैं हम संविधान की विशेषताओं की। तो स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान प्रस्तावना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का, ये लिखित और निर्मित संविधान है। भारतीय शासन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी व्यवस्था, वयस्क मताधिकार और पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसे हम संविधान की विशेषताएं पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे। आज हम बची हुई संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं विलक्षण दस्तावेज। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को बहुत से विद्वानों ने एक अद्भुत विलक्षण दस्तावेज माना है, जो संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का परिणाम है। और यही कारण है कि आज 70 साल बाद भी भारत का संविधान जीवंत है। उन्होंने संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों व सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया था। अर्थात जनता की क्या इच्छाएं हैं, क्या आकांक्षा हैं, उसको तवज्जो दी गई थी। हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है और इसी का नतीजा है कि दक्षिण अफ्रीका ने जो अपना संविधान तैयार किया था 1990-91 में, भारतीय संविधान को ही प्रतिमान मानकर उसी की नकल उन्होंने की थी। बात करें आपातकालीन उपबंधों की, इमरजेंसी पावर की। देश में हर समय हालात सामान्य नहीं रहते हैं। हमने पहले चर्चा की थी कि हमारा संविधान, जैसा अंबेडकर का कथन था, कि शांति काल में भी उपयुक्त है और युद्ध की स्थिति के समय भी उपयुक्त है। तो कैसे? भारतीय जो संविधान, उसके भाग 18 में आपातकालीन इमरजेंसी पावर का जिक्र है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक के जो आर्टिकल अनुच्छेद है, जो आपातकाल को लेकर के बनाए गए हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार किसी भी प्रकार का भारत के किसी भी क्षेत्र पर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या किसी भी रूप में युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर संसद के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वहां धारा 356 लगाई जा सकती है, जिसके तहत राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है और कानून बनाने की जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास आ जाती है। दोस्तों, सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग पंजाब राज्य को लेकर किया गया था। हालांकि इसका प्रयोग अब तक 125 से भी ज़्यादा बार किया जा चुका है और ये एक विवादास्पद विषय रहा है, क्योंकि सरकारों ने अपने फायदे के अनुरूप इसका उपयोग किया है। बात करें 360 की, जिसके अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर, वो पूरे देश में भी हो सकता है या देश के ही किसी एक भाग के अंदर वित्तीय संकट की स्थिति होने पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। और इस कंडीशन में दोस्तों, वेतन और भत्ते, उसमें कटौती की जा सकती है। राज्यों के खर्च पर कटौती की जा सकती है, या राज्यों का बजट है वो केंद्र सरकार अपने हाथ में
ले सकती है। इस प्रकार ये सारी व्यवस्थाएं राष्ट्रपति के अधीन संचालित होती है, क्योंकि भारत का संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। बात करते हैं अगली विशेषता, एकल नागरिकता। फ्रेंड्स, हमने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, अर्थात केंद्र की अपनी सरकार है, राज्यों की अपनी सरकार है, उसके बावजूद भी हमने दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया है, अर्थात भारतीय नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है, वो केवल भारतीय है। जैसा कि संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका में है, लेकिन वहाँ लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, वे देश के नागरिक भी है और राज्य के नागरिक। लेकिन भारत में केवल और केवल संघ के नागरिक हैं, द्वितीय राज्य की नागरिकता यहाँ के लोगों को प्राप्त नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संविधान निर्माताओं का विचार था कि यदि दोहरी नागरिकता लोगों को प्रदान की गई तो वो देश की एकता में बाधक हो सकती हैं, अर्थात वो कहीं न कहीं अलगाववाद की नीति अपना सकते हैं। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने संविधान में संघ राज्य की स्थापना करते हुए एकल नागरिकता को अपनाया है, ताकि देश की एकता है वो बनी रहे। अगली विशेषता, एकात्मक संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था से ली गई है। जैसा कि भारत एक संघात्मक राज्य है, संविधान में भी संघ शब्द के स्थान पर यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया। अमेरिका में ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय राज्य के लिए, भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिसे प्रचलन में राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान निर्माताओं को ऐसी उम्मीद थी कि भारत की एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को भी कुछ मायनों में आज़ादी मिलना जरूरी है, लेकिन पूरी तरह से राज्यों को आज़ाद नहीं रखा गया है। इस व्यवस्था के अंदर केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है और राज्यों को कुछ कमजोर, अर्थात दोनों विशेषताओं को मिला करके, उनका मिश्रण करके एक मिलीजुली व्यवस्था को अपनाने का काम किया गया है। संविधान के अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिसमें केंद्र को तवज्जो दी गई है और राज्यों को गौण, कमतर आंका गया है, अर्थात कमजोर रखा गया। जैसे अति महत्वपूर्ण विषय जितने भी है वो सारे के सारे संघ सूची में, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन इन विषयों पर भी यदि केंद्र व राज्य के बीच में मतभेद हो, उस स्थिति में केंद्र को तवज्जो दी गई है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, अर्थात ऐसा कोई भी विषय जो इसमें नहीं है वो केंद्र के पास ही रहेगा। इसके अलावा आपातकाल के अंदर केंद्र राज्य पर नियंत्रण, अर्थात राज्य की सारी व्यवस्था केंद्र के अधीन हो जाती है। और एकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, ये कुछ ऐसी सेवाएं जो पूरे भारत में समान हैं। इसके अलावा संसद के पास राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति या राज्यों का अर्थ के लिए, पैसे के लिए केंद्र पर निर्भर, ये ऐसे कुछ विषय हैं
जो ये बता रहे हैं कि यहाँ केंद्र मजबूत हैं, राज्यों के पास इतने ज़्यादा अधिकार नहीं है, इसलिए वो अलग होने की सोच भी नहीं सकते हैं। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते, केवल यहाँ एक ही संविधान है जो केंद्र पर भी लागू होता है और राज्य पर भी। अर्थात यदि कहा जाए तो भारतीय शासन व्यवस्था एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग अर्थात मिश्रण है, जिसमें एकात्मकता के भी लक्षण हैं और संघात्मकता के भी। स्वतंत्र न्यायपालिका, फ्रेंड्स, भारतीय सरकार है, उसके 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये तीनों अलग अलग है लेकिन एक दूसरे पर कहीं न कहीं अपना प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ की जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिसके कारण वो बिना किसी दबाव के अपने फैसले देती है। संविधान की सर्वोच्चता, प्रजातंत्र की रक्षा, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई और इसी के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और संसद उसे केवल महाअभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही हटा सकती है, जो कि एक कठिन प्रक्रिया है। कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार रखती है। अर्थात सरकार द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है, उसे रद्द कर सकती है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका के पास है, जिसमें अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत न्यायपालिका के पास पुनरावलोकन की शक्ति है और वो कई प्रकार की या लेख रिट जारी कर सकती है, जिसमें मुख्यतः बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रचार या परमादेश, ऐसे कुछ लेख है वो जारी करने की पावर रखता है। न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के अंदर की गई है। बात करें भारतीय संविधान की अगली विशेषता की तो भारतीय संविधान विश्व शांति का समर्थक है। अर्थात भारतीय संविधान कहीं भी किसी भी रूप में विश्व में अशांति फैलाने वाले कामों को समर्थन नहीं करता है। वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा का पूरा परिवार है पृथ्वी, इसी धारणा को हमारे संविधान जो निर्माता थे उन्होंने अपनाया है। भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया, यानी हम भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुख से रहने दें। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है, यानी राज्यों से उम्मीद की गई है कि वो विश्व शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अर्थात राज्य ऐसे प्रयास करेंगे जिससे विश्व के सभी देशों के बीच में भाईचारा बना रहे, न्यायपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। भारत में तो किसी देश की सीमा वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है, नहीं अपने देश के किसी हिस्से में हस्तक्षेप को बर्दाश्त करता है। अर्थात भारत किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन न ही वो किसी दूसरे देश द्वारा अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। बात करते हैं अगली विशेषता। भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, यानी एक ऐसा संविधान बनाया गया है जिसमें जरूरत के अनुसार कठोरता भी है और कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिसमें बहुत लचीलापन है। जैसा भारतीय संविधान इन दोनों का मिश्रण है, मिला जुला रूप है।
किसी भी देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। समय के साथ संविधान में भी बदलाव होना जरूरी है, तभी तो वो संविधान लंबा चलेगा। और भारतीय संविधान में भी ऐसा ही है, समय के अनुरूप उसमें बदलाव होते रहते हैं। संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है और इसमें 3 व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें कुछ कठोरता, कुछ लचीलापन। संविधान में कठोरता का समावेश है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो लचीलेपन का प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो संशोधन की 3 विधियां अनुच्छेद 368 में दी है, उसमें पहली विधि है कि संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा व राज्यसभा साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। जैसे किसी राज्य का पुनर्गठन करना, राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना करनी हो, या केंद्र प्रशासित क्षेत्र के बारे में गठन या उसको मिलाना हो, या संसद के वेतन, सदस्यों के वेतन या भत्ते तय करने हो। कुछ ऐसे ये कार्य हैं जो संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पारित करके इसको लागू कर सकते हैं। तो कुछ विषय जिसमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती। पूर्ण बहुमत से तात्पर्य आधे प्लस 1 या फिर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि भारतीय संविधान की बात करें तो 545 सदस्य हैं लोकसभा में, तो साधारण बहुमत या विशेष बहुमत की हम बात करेंगे तो पूर्ण बहुमत से तात्पर्य होगा 273 सदस्य या फिर उपस्थित सदस्यों का 2/3। यदि सदन में 200 सदस्य उपस्थित है, उसका 2/3 अर्थात 133 सदस्यों का होना जरूरी होगा। बात करें संविधान संशोधन के तीसरे विषय के तीसरे तरीके के बारे में, तो कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन काम है। क्यों? क्योंकि इसमें संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत की आवश्यकता या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत, इसके अलावा भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी उस प्रस्ताव को पारित करवाना आवश्यक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति या केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ऐसे ही कुछ विषय हैं जिसमें संशोधन करना बहुत जटिल है। संशोधन की इन 3 विधियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान संशोधन के लिए अच्छी कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। डॉक्टर विहार के शब्दों में भारतीय संविधान जरूरत के अनुसार अधिक कठोर और जरूरत के अनुसार अधिक लचीला अर्थात दोनों के मध्य एक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। बात करते हैं अगली विशेषता, न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। जैसा भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाया गया और संसद की संप्रभुता को, इन दोनों का मिला जुला रूप अपनाया गया है। किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उस फैसले को वो वापस बदलने का अधिकार रखती है जो उसने पहले सुनाया है। इसके अलावा संसद को भी संप्रभु रखा गया, यानी उसके मामलों में किसी दूसरी पावर को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बताया गया है, अर्थात यह संसद कानून बनाने के मामले में सर्वोच्च है। साथ ही यदि उसके द्वारा बनाया गया कानून संविधान के मूल ढांचे के विरोध या उसकी मूल भावना के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है, अर्थात वो उसमें बदलाव कर सकती हैं, वो रोक लगा सकती हैं। यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता,
पहले ही बात कर चुके कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं। यदि वे नहीं मिल रहे हैं तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व यदि सरकार लागू नहीं करती है तो इसके लिए हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा इनकी उपेक्षा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य ही लोक कल्याण की भावना होती है। नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान की भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर दर्ज है। बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, अर्थात हमारी संविधान सभा का उद्देश्य था यहाँ रहने वाली जनता के कल्याण के लिए कार्य करना। संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया था। यानी एक ऐसे राज्य का निर्माण करना जहाँ रहने वाली जनता सुखी व समृद्ध हो। इस हेतु केंद्र और राज्य सरकारों को का ये दायित्व बनता है कि वो वहाँ रहने वाले नागरिकों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाए, आवास, वस्त्र, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाए, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करें, जहाँ तक संभव हो लोगों के बीच में आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास की जाए, अर्थात अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। केंद्र व राज्य सरकारें संविधान में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी संविधान में जो निर्देशक तत्व दिए हैं उसके अनुसार ही अपनी योजनाएं बना करके उनको अधिक से अधिक पूरा करने का प्रयास करती है और उसके लिए वो नियोजन यानी प्लानिंग बना करके कार्य करती है। बात करते हैं हम भारतीय संविधान की विशेषताओं में अंतिम बिंदु, जिसमें अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक यानी माइनर, जो भाषाई रूप से, धार्मिक रूप से या किसी और रूप में, तो उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान रखे गए। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के नागरिकों को भी संसद और विधानसभाओं के अंदर या सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करके उनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया ताकि उनको भी बराबर लाने का प्रयास किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में भी आरक्षण रखा गया है। हालांकि इस आरक्षण को शुरुआत में 25 जनवरी 1960 तक के लिए यानी कि 10 वर्षों तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे और पिछली बार 95वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 तक के लिए इसको बढ़ाया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको बढ़ा करके 2030 तक इस आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया है। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी सरकारी सेवा में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की, यानी ये कब तक लागू रहेगा इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए भी केंद्र सरकार ने सितंबर 1993 से 17% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी, अर्थात ओबीसी वर्ग को भी अब सरकारी सेवाओं में केंद्र सरकार में 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की भारतीय संविधान की विशेषताओं की। आपको ये टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर सुझाव दें, और यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर कीजिएगा, उसका उत्तर आपको देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।